Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all and how's your preparation going on? From today, I'm going to start UPSC, EPFO, APFC exam 2023 classes. तो आज से हम ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल विद सुपर टेस्ट सीरीज के साथ हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड विद दिस एग्जाम। तो सभी डिटेल्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में हमें ईमेल आईडी पर भी आप सारी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। सो इसके लिए आज से हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है और साथ में इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और IRS यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन उद्देश्य क्या है और इसके घटक क्या है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका लेक्चर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और साथ में जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स के लिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करेंगे और साथ में क्या स्ट्रैटेजी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले UPSC, EPFO, APFC एग्जाम के लिए सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेबस में आपको जनरल इंग्लिश, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज प्रोवाइड करेंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री का जो पार्ट है, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से पार्ट से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस रहेगा और साथ में सुपर टेस्ट सीरीज में भी ये सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर किया जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में। जनरल साइंस नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट के पार्ट को सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू स्टडी मटेरियल में कंप्लीट किया जाएगा। तो जो स्टडी मटेरियल है आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में हम लेक्चर्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि बुक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल में हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए भी सुपर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट के साथ कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। जितनी भी वर्तमान घटनाएं हैं, विकासात्मक मुद्दे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था और साथ में औद्योगिक संबंध और श्रम कानून के साथ करंट अफेयर के साथ आपको कंप्लीट अपडेटेड स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। और साथ में यूट्यूब के थ्रू आप अगर आपने हमारा सुपर 100 ऑफिसर बैच क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस का नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो आप यहाँ से यूट्यूब चैनल से भी वीडियोस के थ्रू अपना सिलेबस यहाँ से कवर कर सकते हैं और अपने नोट्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दीज आर द कंटेंट्स, ये कंटेंट्स है जो कवर किया जाएगा लेक्चर्स में भी और स्टडी मटेरियल सुपर टेस्ट सीरीज में भी। हम आपको टोटल 15 सुपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे क्वांट क्वेश्चन के साथ और इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन क्वेश्चंस के साथ। तो इसमें 15 सुपर टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे कुछ और साथ में जो हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो सभी क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे। और साथ में यहाँ पर थ्योरी पार्ट को भी कवर किया जाएगा जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध, लेबर लॉज इंडिया के जो हैं, भारत में श्रम कानून क्या है, 4 न्यू लेबर कोड्स, करंट इवेंट्स और डेवलपमेंटल इश्यूज, मानव पूंजी संस्थान, प्रमुख श्रम अधिनियम विशेषताएं, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुरक्षा की नवीनतम योजनाएं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये सभी चीजें यहाँ पर कवर की जाएंगी स्टडी मटेरियल में। तो आज के लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बीच में क्वेश्चंस भी पुट करेंगे हम आपसे और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड विद दिस लेक्चर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तो शब्द औद्योगिक संबंध जो है वो किससे संबंधित है और ये जो है मेनली इट इज नैरोली व्यूड एज लेबर मैनेजमेंट से इसको लिंक किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में सारी चीजें आपको पढ़नी रहती हैं जिसमें कि श्रम प्रबंधन या फिर नियोक्ता कर्मचारी संबंध के रूप में इसे देखा जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ब्रॉड टर्म में अगर आप समझे तो इट इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप टोटली। तो ये नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध से देखा गया है, इसको माना जाता है। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंटल पार्ट है वो एक थर्ड इंपॉर्टेंट पार्टी माना जाता है इंडस्ट्रियल पीस को जो बनाए रखता है। तो इसमें जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का पार्ट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी समस्याएं होती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको शांति बनाए रखने के लिए
गवर्नमेंट काम करती है इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पार्टी की तरह एज अ इंडस्ट्रियल पीस, इसमें शांति बनाए रखती है, औद्योगिक शांति जिसे कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो गवर्नमेंट का रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखती है और साथ में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। तो जो भी कोई समस्याएं उलझती हैं उसको सुलझाने का काम भी सरकार करती है। और साथ में जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह बहुत अनिवार्य माना जाता है कि इंडस्ट्रियल पीस बना रहे। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, एम्प्लॉय की रिलेशनशिप अगर अच्छे होंगे तभी इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल पार्ट, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कहाँ से इमर्ज हुआ, कहाँ से ये उभरा। तो इससे इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले कि जो बीते हुए युग में यानी बायगोन एरा जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था इंग्लैंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन में, जो कैरिड आउट किया गया था कॉटेज इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर सभी अफेयर जो हैं वो मैनेज किए जाते थे फैमिली मेंबर्स के द्वारा। यानी जो भी उत्पादन कुटीर उद्योग है उसके रूप में पहले जो औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में, तो उससे रिलेटेड जितने भी मामले थे उनको लगभग परिवार के सदस्यों के द्वारा ही प्रबंधित किया जाता था। तो इसमें कोई ऐसी समस्या होती थी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन से रिलेटेड होती थी कि उनका अगर कोई भी कॉपरेशन करने में कोई समस्या आ रही है, उनमें तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए इट इज़ ओनली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही मॉडर्न इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया। और साथ में जो ये कॉन्सेप्ट था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का, ये भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आता उसके बाद ही ये सभी स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो मैनेजमेंट लेबर रिलेशनशिप है वो स्टार्ट किया गया एंड इट इज स्टार्टेड एज अ क्विंट एसेंशियल फॉर द गुड प्रोडक्शन। तो ये जो प्रबंधन श्रम है ये अच्छे उत्पादन के लिए सर्वोत्कृष्ट के रूप में देखा जाने लगा। तो इसमें जो प्रबंधन या मालिक है उनका उत्पादन बढ़ाना चाहते थे और इस तरह से उनका जितना भी मुनाफा हो, जो श्रमिक वहां पर काम करते थे, एम्प्लॉय काम करते थे, उनको प्रेरित करना था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना कॉपरेशन रहेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्री में। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। मेनली इसमें जो थ्योरेटिकल बेस था वो साइकोलॉजिस्ट और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे जो उस एरा के, उन्होंने प्रोवाइड किया और इसके बाद ही जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो इमर्ज हुआ। इसमें टीड और मेटकाफ का बहुत बड़ा रोल है जो आपको याद रखना है। टीड एंड मेटकाफ ने इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप औद्योगिक संबंध है ये कॉम्पोजिट रिजल्ट है एटीट्यूड एंड अप्रोचेस का। तो किसका एटीट्यूड और किसकी अप्रोचेस? एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज की टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसमें जो औद्योगिक संबंध है वो न्यूनतम मानव प्रयास कहा गया और घर्षण कहा गया कि एक संगठन की गतिविधियों की योजना जो है और उनकी दिशा या फिर उनके संबंध और संबंध है एक दूसरे के साथ। तो ये सभी जो कर्मचारी हैं या फिर नियोक्ता है उनका क्या दृष्टिकोण है और वो साथ में जो उसका दृष्टिकोण का परिणाम क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के टीड और मेटकाफ ने डेफिनेशन दी गई। तो इसमें मेनली जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है उसको रिजल्ट माना गया किसका? एटीट्यूड और अप्रोचेस। जो एम्प्लॉयर की एक दूसरे के लिए एटीट्यूड रहेगा, उनकी अप्रोचेस जो रहेंगी, जैसे कि वो प्लानिंग किस तरह से करते हैं, सुपरविजन किसी भी काम को करने के लिए सुपरवाइज कैसे करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं कार्य करते हैं, और साथ में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कैसे डायरेक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है उनके बीच में, टीम वर्क कैसा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज डन विद द मिनिमम ऑफ द ह्यूमन एफर्ट एंड फ्रिक्शन विद एन एनिमेटिंग स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। तो ये सभी चीज़ें प्लानिंग, सुपरविजन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन कब संभव होगा? जब स्पिरिट रहेगी, एटीट्यूड जो है इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉपरेशन वाला रहेगा और साथ में एक जेन्युइन वेलबींग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी संगठन के सदस्य हैं उनकी वास्तविक भलाई के लिए अगर वो उचित सम्मान के साथ कार्य करेंगे तभी उनका जो सहयोग है वो बना रहेगा किसी भी संगठन में कार्य करने के लिए। तो ये सब डेफिनेशन जो है टीड और मेटकाफ के द्वारा दी गई। इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, भारतीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसमें बताया गया है कि इसमें जितने भी सिक्योरिंग एफर्ट्स हैं या इफेक्टिव या विलिंग कॉपरेशन है किसकी? एम्प्लॉयज़ की, और साथ में उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्लैशेस हैं, तो उसको कम करने के लिए एम्प्लॉयर्स और वर्कर के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का रोल आया सामने।
और साथ में जो इसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और ट्रेड यूनियन जो इसमें वर्क करते हैं। तो औद्योगिक संबंधों में जो कर्मचारी से प्रभावी इच्छुक सहयोग हासिल करना उनको, और नियोक्ताओं और श्रमिकों को उनके प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन के बीच संघर्ष को कम करना शामिल था। इसमें जो कंपोनेंट्स है इंडियन रिलेशंस के, इसके घटक देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला कंपोनेंट जो सबसे जरूरी है वो है एम्प्लॉयर्स, यानी जो मैनेजमेंट करते हैं, सभी प्रबंधन करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज, वर्कर्स, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है। ट्रेड यूनियन जो इसमें बनती है, जहां पर सारे वर्कर्स मिलकर काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट, जो किससे चलती है, रूल्स और रेगुलेशन। तो सरकार जो नियम और विनियम बनाती है, किसके लिए, वर्कर्स और एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए। तो ये सारे इसके मेन घटक हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद आ जाएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका देखते हैं, मेंटेन द हेल्दी एंड कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो सबसे जरूरी चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो मेंटेन करना है वो है कोर्डियल रिलेशन, मतलब सबके बीच क्या होने चाहिए, कर्मचारी के बीच और नियोक्ता के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी वो मिलजुल कर काम कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मेन लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है, वो है टू मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो रिलेशन अच्छे कब होंगे, अगर उनमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो विवाद कम होंगे, तभी उनके आपस में काम करने के जो रिलेशन है, कोर्डियल रिलेशन, अच्छे बन पाएंगे। तीसरा इसका जो उद्देश्य है, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, यानी जो श्रमिक है उनकी उत्पादकता में सुधार करना। तो उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की, उसको इम्प्रूव करना। अगर उनके रिलेशंस, कोर्डियल रिलेशन अच्छे होंगे, डिस्प्यूट कम होंगे, तभी वो अच्छा काम कर सकेंगे। नेक्स्ट फोर्थ इसका उद्देश्य है टू एसोसिएट द वर्कर विद मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कंसीडर देम एज पार्टनर। तो इसका जो मेन नेक्स्ट है वो ये है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रबंधन प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें भागीदार बनाना, यानी कोऑपरेशन उनका बनाए रखना। जितने भी एसोसिएटेड वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ मिलजुल कर काम कर सकें और वो उसमें कंफर्टेबल रहें और कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे के साथ। अगला जो इसका मेन उद्देश्य है वो है टू शेयर ड्यू प्रॉफिट विद द वर्कर्स, इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशन, देयर बाय एलिमिनेट द चांसेस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो ये भी सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि अगर वर्कर्स को प्रॉफिट मिलता रहेगा, उनको पर्क्स वगैरह दिए जाएंगे, तभी उनकी वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी होंगी, काम करने के जो उनके आवर्स है, जितने घंटे वो काम करते हैं वो उसमें कंफर्टेबल होंगे, तभी वहां पर स्ट्राइक या लॉकआउट्स के चांसेस जो हैं वो कम हो सकेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारे मेन उद्देश्य हैं और कंपोनेंट्स हैं, और इसका जो मेनली इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में अभी आंसर दीजिए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द, जो आपको थ्योरिस्ट बेस बनाना है। हमने बताया था ना कि साइकोलॉजिस्ट है और साथ में थ्योरिस्ट है जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ, जिनकी वजह से उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में सभी बताइए। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध पर क्या क्या चीजें प्रभाव डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इट ऑपरेट्स विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसके लिए भी एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाता है जिसमें ये ऑपरेट करता है, काम करता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वहां पर एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, सरकार का क्या वहां पर दृष्टिकोण है, तो उस पर निर्भर करता है ये सब चीजें। दूसरा, मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड यूनियंस हैं वो किससे एफिलिएटेड होती हैं, दे आर एफिलिएटेड बाय वन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे कि इंडिया है, भारत है, यहाँ पर एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस है वो उसको एफिलिएटेड कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएटेड करती हैं किसको, ट्रेड यूनियन को, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद जो डेमोक्रेसीज हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स है वर्सेस पॉलिटिकल फंडिंग है बाय द कॉर्पोरेट, ये भी डिटरमाइन करती हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी भी कंट्री के अंदर कैसे काम करते हैं। तो इसके मेनली दो फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट वहां पर है, सरकार है, उसका क्या एटीट्यूड है, दृष्टिकोण क्या है। दूसरा फैक्टर हो गया कि जो ट्रेड यूनियंस हैं ये एफिलिएटेड होती हैं पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तीसरा, जो डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं उसके अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है और पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो लार्जली डिटरमाइन करती है कि किस तरह का इंडस्ट्रियल रिलेशन है किसी भी कंट्री के अंदर। तो ये सारे मेन फैक्टर्स हैं। तो इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को वो जो प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। तो आर्थिक कारक भी सबसे बड़ा कारण इसमें माना जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में।
तो जो 1992 की रिफॉर्म्स आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिसे बोला जाता है, तो उसमें इकोनॉमी जो थी इंडिया की वो मेनली कंट्रोल थी, तो उसको कंट्रोल किया था। लेकिन बाद में जो चेंजेस हुए वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, डब्ल्यूटीओ के द्वारा भी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में चेंजेस किए गए, तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फोकस होगा, जो मेन एफर्ट किए गए वो किसके लिए किए गए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो सारी पॉलिसीज जो है वो शिफ्ट हो गई इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। और इसमें एक बड़ा एग्जांपल जो देखा था आपने, गुड़गांव हरियाणा मारुति फैक्ट्री का था, जहां पर वॉलेंट क्लैश हुआ था बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर, यानी एम्प्लॉयड रिलेशनशिप के कंफ्लिक्ट का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो मेनली इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो ये लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला फेज है, यहाँ से बहुत बड़ा चेंज किया गया गवर्नमेंट पॉलिसीज में, और जो वेलफेयर स्कीम्स लाई गई इकोनॉमिक पॉलिसी में शिफ्ट हो गया। वो पहले वो मेनली क्या था, कंट्रोल लेवल में कंट्रोल किया गया था, उसमें लाइसेंस परमिट वाला चीजें हैं जो गवर्न की जाती थी। तो एलपीजी रिफॉर्म जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ईयर में आई थी, और इसमें जो डब्ल्यूटीओ ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए चेंजेस किए थे वो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरीज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो थ्योरी डिस्कस करने से पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने मेनली जो फैक्टर्स पढ़े थे कि कितने फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, और साथ में ऑब्जेक्टिव्स कितने थे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में कवर किया है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। सो नाउ स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अभी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के 3 मेन अप्रोच पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली अप्रोच है यूनिटरी अप्रोच, दूसरी सेकंड अप्रोच है प्लूरिस्ट यानी बहुलवादी वाली अप्रोच, एंड नेक्स्ट वन इज मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये तीनों अप्रोचेस को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिटरी अप्रोच क्या है, एकात्मक दृष्टिकोण। तो ये जो अप्रोच है, इसमें जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस हैं उनको देखा गया है कि वो कोर्डियल और हार्मोनियस है, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, एज अ डिस्ट्रप्टिव यहाँ पर माना गया है, यानी कि इसमें सामंजस्य पूर्ण और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध को माना गया है। किसमें, यूनिटरी अप्रोच में। तो इस अप्रोच के लिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट। तो इसमें जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कंफ्लिक्ट की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। रादर दे वर्क एज अ टीम। तो इसमें जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज हैं, सॉरी, वो क्या करते हैं, एज अ टीम की तरह वर्क करते हैं किसी भी कॉमन गोल को ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने के लिए। तो एक टीम के रूप में वो कार्य करते हैं सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एज देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो इसमें आप सभी को पता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है। तो इसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं, दे आर कंसिडर्ड हेयर रिडंडेंट एंड अननेसेसरी। तो ट्रेड यूनियन का यहाँ पर रोल जो है वो कम माना गया, अनावश्यक माना गया। कौन सी अप्रोच में, यूनिटरी अप्रोच में। तो 3 मेन इसके पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं यूनिटरी अप्रोच के, आप सभी ध्यान से सुनते रहिए। तो इसलिए जो ये अप्रोच है इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के लिए हार्मोनियस यूनिट भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, सामंजस्यपूर्ण इकाई कहते हैं। तो एज दिस यूनिट इज टू अटेन द कॉमन गोल, इस पे अचीव करना होता है दोनों को। तो इसलिए एडवर्ड जो है उन्होंने कहा है कि कोई भी कंफ्लिक्ट है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसचिफ। तो एडवर्ड के अनुसार जो यूनिटरी अप्रोच है इसमें किसी भी संघर्ष को गलतफहमी या फिर शरारत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो यूनिटरी अप्रोच टोटली किसके लिए है, हार्मोनियस रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के लिए। तो जो दूसरी अप्रोच है, सेकंड अप्रोच है प्लूरिस्ट अप्रोच, जिसको बहुलवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो इस अप्रोच को यूनिटरी अप्रोच के एकदम ऑपोजिट, उल्टा माना गया है। बिकॉज इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो लेबर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को इनएविटेबल बताया गया है कि उनको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज जरूर होंगे। जितने भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हैं उनके जो इंटरेस्ट और गोल्स है वो डिफरेंट कहा गया है इस अप्रोच के हिसाब से। तो जो ये दृष्टिकोण है इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है थ्रू द ट्रेड यूनियन। दीज आर रिजोर्टेड टू एंड दीज आर रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। दे आर वर्क एज अ सेफ्टी वॉल्व इन दिस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो इसमें जो सेफ्टी वॉल्व वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है कौन सी अप्रोच से रिलेटेड है, ये बहुलवादी दृष्टिकोण से रिलेटेड है, सेफ्टी वॉल्व। तो इसमें क्या होता है, सुरक्षा वॉल्व क्यों बोला जाता है इसको,
कि जो भी वास्तव में ट्रेड यूनियन है यहाँ पर श्रमिकों के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए उनको जो भी इनके आपस में रिश्ते हैं, जटिल रिश्ते हैं, तो एक तरह से उनको बचाने का और सुरक्षा करने का काम करता है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है कि इस अप्रोच को propounded किसने किया था, इस अप्रोच के बारे में बताया किसने था। तो ये अप्रोच जो है इट इज गिवन बाय द जॉन आर कॉमन्स। तो जॉन आर कॉमन्स का नाम आपको याद रखना है। एंड ही सेड इट व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, एंड दे आर बाउंड टू जनरेट द कंफ्लिक्ट। तो इसलिए वहां पर आपस में उनके बीच में विरोध होना संभव है, तो इसलिए प्लूरिस्ट अप्रोच को यूनिटी अप्रोच के एकदम उल्टा माना गया है। तो फॉर इट्स रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हार्मोनाइजेज एंड बैलेंस द कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, पीस बनाने के लिए, हार्मनी बनाने के लिए बैलेंस बना के रखती है इसमें, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी उसको संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कंफ्लिक्ट्स ना हो, विवाद ना उत्पन्न हो। थर्ड अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो इस अप्रोच को क्लास स्ट्रगल के बारे में जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस होती हैं इस अप्रोच के हिसाब से, कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटारिएट, जिसको लेबरर्स कहते हैं। तो पूंजीवाद और सरबराह यानी मजदूर दो क्लासेस होती हैं, जिसमें जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं लेबरर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन से सफर करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जब तक कि वो यूनाइट ना हो, लेबरर्स मिलजुल के काम ना करें, तब तक उनका एक्सप्लॉइटेशन रोकना मुश्किल है। तो मार्क्सिस्ट व्यू जो है, इसलिए ये एंटागोनिस्टिक ग्रुप भी इसको माना गया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को विरोधी समूह के रूप में भी माना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और ये अप्रोच जो है इसमें एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल, बट इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसको, इस दृष्टिकोण को अतिवादी और कट्टरपंथी भी लगता है, लेकिन ये औद्योगिक संबंधों को आकार देने का एक बहुत बड़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए ये अप्रोच बहुत बार क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में, तो इस अप्रोच के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अप्रोच इज सिस्टम अप्रोच ऑफ जॉन डनलप। तो जॉन डनलप के द्वारा प्रणाली दृष्टिकोण को देखते हैं। ये अप्रोच जो है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को एक सब सिस्टम कहा गया है, ग्रैंड सोसाइटल सिस्टम का। तो यहाँ पर 3 अभिनेता बताए गए हैं। इसके लिए मेनली 3 जो एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, उसके बारे में एक तो फर्स्ट है वर्कर्स, दूसरा है मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज द गवर्नमेंट। तो ये तीनों एक्टर्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसको मैथमेटिकली इक्वेशन से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, R इज इक्वल टू FAIB, जहाँ पर R जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम यानी औद्योगिक संबंध प्रणाली R है, और इसमें F जो है वो है फंक्शन यानी जो वो कार्य करते हैं, A एक्टर्स, I आइडियोलॉजी, एंड B इज द बॉडी ऑफ रूल, नियमों का निकाय। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसके बारे में आपको याद रखना है। ये सिस्टम जो है, सिस्टम अप्रोच किसके द्वारा दी गई है, जॉन डनलप के द्वारा दी गई है। इसमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है इसमें बताया गया कि जो एक्टर्स हैं वो सर्टेन कंटेक्स्ट और आइडियोलॉजी के थ्रू वर्क करते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ रूल्स, जिसमें बेसिकली जो रूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, दीज आर कंडक्ट गवर्निंग द रूल्स ऑफ वेरियस एक्टर्स एट अ वर्क प्लेस। तो जो भी पर्टिकुलर वर्क प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, जिसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, तो इसके अंदर जो भी सिस्टमैटिक इंटरेक्शन है नेटवर्क ऑफ रूल्स का, या फिर कंट्रीज लेबर पॉलिसी एंड लेबर एग्रीमेंट, तो ये सब क्या है, दीज आर द आउटपुट ऑफ सिस्टमैटिक इंटरेक्शन बिटवीन दीज एक्टर्स, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। तो इसके लिए कुछ अभिनेता कुछ संदर्भ और विचारधारा से युक्त औद्योगिक संबंध प्रणाली के नियमों के एक निकाय के माध्यम से काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसमें जो कार्य है वो मूल रूप से किसी भी स्थान पर विभिन्न अभिनेताओं के नियमों को नियंत्रित करने वाला है। तो यहाँ पर जो मेनली जो इक्वेशन है, इसी से इस अप्रोच के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पर तीनों मिलकर जो काम करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, वो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पर जो इसका मेन क्रिटिसिज्म है इस सिस्टम का वो ये है, इट हैज़ नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन टू कंफ्लिक्ट एस्पेक्ट। तो मेनली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो कंफ्लिक्ट एस्पेक्ट्स को दिखाना जरूरी है, जो इस सिस्टम अप्रोच के द्वारा नहीं दिखाया गया है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी आलोचना है।
नेक्स्ट अप्रोच इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मानवीय संबंध दृष्टिकोण। सो ये अप्रोच जो है ये यूनिटरी अप्रोच की तरह है और इसमें जो थ्योरी है उसको इस प्रकार से देखा गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इट इज एन एब्रिएशन, और कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज नॉट व्यूज्ड एज इनहेरेंट नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी यहाँ पर जो एकात्मक दृष्टिकोण है यहाँ पर सिद्धांत भी संघर्ष को एक विपथन के रूप में देखता है और संघर्ष को मानव समाज की अंतर्निहित प्रकृति के रूप में नहीं देखा जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट सरफेसेस हैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट है जो वो वर्कर को एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल मानती है, तभी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सरफेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं एंड दे आल्सो डिप्राइव हिम ऑफ ऑल कंट्रोल ओवर हिज इन्वायरमेंट। तो किसी भी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर अगर वर्कर्स को आइसोलेटेड रखा जाएगा तभी वहाँ पर इनहेरेंट नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे इन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ये अप्रोच है इट वॉज एमर्ज ड्यूरिंग द हाथरॉन एक्सपेरिमेंट विच वॉज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ एल्टन मेयो। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है ये किसने दिया था, किसकी लीडरशिप में था, एल्टन मेयो की। तो इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट के अंदर इट वाज फाउंड दैट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो काम करते हैं दे बिकम सेटिस्फाइड एंड चार्ज्ड आफ्टर द इंटरेक्टिंग विद देयर इनफॉर्मल सोशल ग्रुप। तो जब ये एक इनफॉर्मल सोशल ग्रुप के अंदर मतलब इनके जो ग्रुप्स बन जाते हैं छोटे छोटे वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसके बाद ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं और ये आपस में रिलेशन जो है इनके सेटिस्फाइड रिलेशन बन जाते हैं एंड दे वर फॉर्म्ड एट अ वर्क प्लेस इटसेल्फ। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज करती है अपना प्रोडक्शन बाय कीपिंग इट्स वर्क फोर्स मोटिवेटेड। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती है, उनको एनकरेज करती है कि वो इनफॉर्मल सोशल ग्रुप बनाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सोशल इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये इनको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, नॉट ओनली इन द डाउनवर्ड बट आल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मेनली इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। इसके अंदर जो एल्टन मेयो और हाथरॉन एक्सपेरिमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट अप्रोच इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुआ तो न्यू सेट ऑफ इंडस्ट्रियल कम सोशल पैटर्न्स इमर्ज हुए इन इट्स वेक। तो इसमें जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, औद्योगिकरण के जो सामाजिक परिणाम थे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, सोशल लेवल्स, सामाजिक बुराइयां जैसे कि फैमिली डिसइंटीग्रेशन, स्ट्रेस या स्ट्रेन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे वर लीडिंग टू द सो मैनी प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज हुए, न्यू टेक्निक्स आई कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है, हैंडल करना है। तो ये सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, इन्फ्लुएंस किया। है सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक क्रिया सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी है इट्स बेस इज इन द वेबेरियन सोशियोलॉजी। तो वेबेरियन सोशियोलॉजी के अंदर सोशल एक्शन थ्योरी की बात की गई है। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जो एबिलिटी है एक्टर्स की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कि वो रिएक्ट करें किसी भी रिस्पॉन्स स्टिमुली सिचुएशन के अंदर, तो ये लिमिटेड है बाय हिज पर्सनल एंड मोर जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। तो जो ये सिद्धांत है इसका आधार वेबेरियन समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है और यह केवल निर्धारित करता है कि जो उत्तेजना या स्थिति है उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए एक संगठन के अभिनेताओं की क्षमता उनकी व्यक्तिगत और अधिक सामान्य आर्थिक स्थिति से सीमित है। इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सोशल बिहेवियर और रिलेशनशिप है वो इजी टास्क नहीं है, बिकॉज जो एक्टर्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं स्टिमुलस या सिचुएशन को एक समान तरीके से या सेम वे से एज इन द नेचुरल साइंसेस। तो इसीलिए यहाँ पर सोशल एक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टिमुलस सिचुएशन है उसमें एक्टर्स का रिएक्शन सेम नहीं रहता है। तो यहाँ पर मेनली जो एबिलिटी है एक्टर्स की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिएक्ट करने की, उसके बेसिस पर यहाँ पर बताया गया कि इस थ्योरी में जो वेबेरियन सोशियोलॉजी का बेस है उसको बताया गया कि सोशियोलॉजिक थ्योरी जो है सामाजिक सिद्धांत जो है वो कैसे काम करता है किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। नेक्स्ट है IILMS मॉडल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज ने एक मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन को डेवलप किया जिसके अंदर मेनली इट वॉज सिमिलर टू द जो सिस्टम थ्योरी थी जॉन डनलप की, उसके मेनली उसी के हिसाब से था ये।
तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स बनाए गए, आइडेंटिफाई किए गए इस मॉडल के अंदर। पहला जो था वो है इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है जो कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसका। देन दूसरा इसमें पार्टीज आ जाएंगी, पक्ष जो काम कर रहे हैं वहां पर। थर्ड है प्रोसेसेस, वहां पर जो फंक्शंस या प्रक्रियाएं चल रही हैं। नेक्स्ट है रूल्स, जो इसके नियम बनाए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें जो इन्वायरमेंट है वो डिनोट करता है कि कैसी कंडीशंस हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर उसको ऑपरेट करने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए, कैसी उसमें कंडीशंस हैं या परिस्थितियां हैं जो उसको दर्शाती हैं, वो होता है इन्वायरमेंट, यानी उस इंडस्ट्री का पर्यावरण। तो जो इन्वायरमेंट है वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी, कल्चरल भी और पॉलिटिकल भी। तो पर्यावरण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक भी हो सकता है। तो जो ये मॉडल है इट हैज डिलिनिएटेड द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसके अंदर इसमें बताया गया कि जो बेयरिंग रोल्स है किसी भी पार्टीज का, या नेचर ऑफ रूल्स जो उनको वर्क करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं वो किस तरह से काम करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। जो इसका फंक्शन है, कंपोनेंट है, वो है पार्टीज। तो पार्टीज यहाँ पर कौन है? स्टेट है, राज्य, वर्कर, ट्रेड यूनियन, श्रमिक ट्रेड यूनियन, नियोक्ता या फिर जो प्रबंध है पद अनुक्रम के अनुसार जो मैनेजरियल हायरार्कीज हैं वो सब पार्टीज के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोसेसेस। तो इसमें प्रक्रियाएं कौन सी शामिल है? प्रक्रियाएं कौन सी शामिल है? इट इंक्लूड द नेगोशिएशंस, कोलैबोरेशन या फिर रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो पार्टियों के बीच में जो विवाद है या मुद्दा पुरस्कार या निपटाने के लिए जो इनके बीच में विवाद है उसको निपटाने के लिए क्या किस रूप से तय किया गया है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? प्रोसेसेस कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका मॉडल। तो मॉडल जो है इट फर्दर लेज डाउन दैट कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो इन्वॉल्व करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल्स। तो इसमें पर्टिकुलर रूल्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जाती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज जो है इस वर्कर इस पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। तो इसमें जो उद्देश्य है इसके लिए 3 प्रकार की प्राधिकरणों की पहचान की गई है। तो वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी हमने यहाँ पर सोशल एक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। सोशल एक्शन थ्योरी का बेस क्या है, वो कौन सी सोशियोलॉजी के पर बेस्ड है? तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका आंसर। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक मेथड। तो जो मोनोपोलिस्टिक मेथड रूल्स हैं ये मेनली लेट डाउन किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर। तो एक अधिकार पद्धति में जो नियोक्ता द्वारा एक तरफा नियम है वो निर्धारित किया जाता है। और जो ड्यूलिस्टिक अथॉरिटी मेथड है इसमें जो पावर है वो जो इसमें मेनली जो इसके अंदर शक्तियां दी गई हैं वो एस्टैब्लिश करने के लिए कि किस तरह के रूल्स बनाने हैं एम्प्लॉयर्स के लिए या फिर ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉयर्स या स्टेट या फिर ट्रेड यूनियन और किसी भी स्टेट के अंदर। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक मेथड्स हैं इसमें यूनिलेटरली इट वाज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर्स इसको बनाते हैं। ड्यूलिस्टिक अथॉरिटी के अंदर पावर टू एस्टैब्लिश द रूल इज गिवन टू द एम्प्लॉयर्स एंड द ट्रेड यूनियंस, दोनों को दी जाती है। उसके बाद जो प्लूरलिस्टिक मेथड होते हैं, बहुलतावादी वाले मेथड होते हैं, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के, वर्कर्स या फिर स्टेट, वो एस्टैब्लिश करती है, रूल्स बनाती है और वो म्यूचुअल डिस्कशन करती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग करती है सभी चीज़ों की। उसके बाद ही रूल्स और पॉलिसीज, नियम यानी बनाए जाते हैं। देन ये जो मॉडल है ये इसकी कुछ कमियां हैं। व्हाट डनलप सिस्टम अप्रोच पोजेस। तो ये डनलप सिस्टम में भी ये कमियां थी, इस वाले मॉडल में भी है। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी यूनियनिज्म। तो इसमें यूनियन राइवलरीज के बारे में नहीं बताया गया है और साथ में जो संघवाद है यानी मल्टी यूनियनिज्म है उसके बारे में इसमें नहीं बताया गया। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जैसे कि वॉर हो जाए, कोई भी जंग छिड़ जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए कंट्री के अंदर, तो इसमें जो रूल्स वगैरह है इन इमरजेंसीज के बारे में उसके बारे में इन्होंने सिस्टम के अंदर नहीं बताया गया है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, शॉर्ट कमिंग्स है। नेक्स्ट अप्रोच है गांधीयन अप्रोच, गांधीवादी दृष्टिकोण। तो जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए थे वो आइडियलिस्ट वन माना जाता है, बिकॉज इन्होंने जो कैपिटल और लेबर है उनके बीच में पीसफुल रिलेशंस के लिए बात की गई थी। और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उन्होंने बताया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए जो रेजोल्यूशन है दैट शुड बी डन थ्रू द अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन के थ्रू, सत्य, अहिंसा और गैर आधिपत्य के थ्रू जो भी संघर्ष है उनकी फसल को स्वीकार करते हैं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को मनाते हैं। तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्सपेक्ट द कैपिटलिस्ट टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ ट्रस्टी रादर देन बीइंग मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट नेचर। तो इसमें प्रॉफिट को ज़्यादा महत्व ना देते हुए
ट्रस्टीशिप के बारे में बताया गया कि जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का एज अ ट्रस्टी मानना चाहिए, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप जो है गांधीयन अप्रोच का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये ट्रस्टीशिप मॉडल है इट वॉज एम्ड एट, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ट्रांसफॉर्म करता था कैपिटलिस्ट ऑर्डर को इगलिटेरियन वन में। तो इसका एक क्रिटिक भी है, लेकिन जो ट्रस्टीशिप मॉडल है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का रोल इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो गवर्नमेंट इज द मेन फैक्टर, मुख्य अभिनेता है इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, बिकॉज जो वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके साथ साथ गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इसीलिए इनका मेन एक्टर इनको बोला गया है गवर्नमेंट, सरकार को। तो जो गवर्नमेंट है वो रूल्स के अकॉर्डिंग और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस होती हैं लेबर कोड की और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की, उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हार्मोनियस बनाने के लिए उसको सुलझाने का काम करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट हैज़ एनेक्टेड द वेरियस बाईपार्टाइट एंड ट्रापार्टाइट बॉडीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी बॉडीज बनाई गई हैं, जैसे कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हो गया, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, हिंदू इंडस्ट्रियल कमेटीज, जो वेरियस इश्यूज को डील कर सके रिलेटिंग विद द लेबर एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस है कंट्रीज के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। तो जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का एरा है उसमें रेगुलेटरली जो इम्पोर्टेंट रोल है रेगुलेटर का वो गवर्नमेंट ने ही प्ले किया है, और अब गवर्नमेंट जो है वो मोर क्रूशियल हो गई है, बिकॉज एम्प्लॉयर की जो विश है विश द रिटर्न ऑफ लेसेंस फेयर एरा while the labor force is grouping with the problem of layoff, discharge and voluntary retirement। तो ये सारे जो इश्यूज है अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया जैसे, या फिर कोई भी ले ऑफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इट्स रेजोल्यूशन, औद्योगिक विवाद और उसका समाधान। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर है वर्ल्ड की, एंड वेदर इन द डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप कंट्री हो, तो विकासशील हो चाहे विकसित हो, सभी विश्व के देशों में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद जो है वो देखने को मिलता है। डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट इट इज़ बाउंड टू क्रॉप अप इन इंडस्ट्रीज, बिकॉज जो भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज नोटेड अबव, जो हमने पढ़ा है कि जो कंफ्लिक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में उसको किसका नाम दिया गया है, डिस्प्यूट कहा गया है। एंड नो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इट। तो जो डिस्प्यूट्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं जो भी कंफ्लिक्ट्स के कारण अराइज होते हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म ऑफ रेजोल्यूशन यानी रिजॉल्व करना, उनको समाधान करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए लाइक अदर कंट्रीज इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी एक्ट्स बनाएगी जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो ये एक्ट है ये एम्पावर करती है गवर्नमेंट को और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कि वो रेफर करे डिस्प्यूट को टू द कंसिलिएशन या फिर एडजुडिकेशन करने का काम करती है टू द लेबर कोर्ट्स के लिए या फिर ट्रिब्यूनल्स के लिए। तो श्रम न्यायालय या फिर औद्योगिक न्याय अधिकरण के लिए निर्णय करने के संदर्भित करती है, ये उनको अधिकार देती है जो एक्ट है। और साथ में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का, उसको समाधान करने का थ्रू द आर्बिट्रेशन, ये सभी काम जो है इस एक्ट के थ्रू तय कर दिए गए हैं भारत के अंदर। और इस तरह की एक्ट्स लगातार आती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, सेक्शंस पूछे जाते हैं इसमें से। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के औद्योगिक विवाद हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1972 में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो दो तरह के होते हैं, 2 काइंड्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्प्यूट होता है राइट्स का, दैट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी समझौते या फिर रोजगार के अनुबंध के आवेदन है या व्याख्या है उससे वो संबंधित अधिकारों का विवाद वो डिस्प्यूट कहलाता है। डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड विद द क्लेम्स बाय एम्प्लॉय, तो कोई भी एम्प्लॉय अगर क्लेम करता है उसकी वजह से डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है, या फिर प्रपोजल बाय द मैनेजमेंट,
अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट की जाती है, तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, दूसरी प्रकार के डिस्प्यूट वो होते हैं। पहले होते हैं जो राइट्स हैं, उनके रोजगार के आवेदन के अधिकार हैं, उसकी वजह से जो विवाद होते हैं। तो ये 2 काइंड्स के यहाँ पर डिस्प्यूट्स बताए गए हैं एज पर, और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में 1972 में। तो वर्कर्स जो होते हैं दे पुट द प्रेशर्स ऑन द मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो उनके अधिकारों को एक्सेप्टेंस करें, उनकी बातों को माने, और ये किसके थ्रू करते हैं, वो स्ट्राइक्स करते हैं, हड़ताल करते हैं। पेन डाउन स्ट्राइक होती है जिसमें हंगर, भूख हड़ताल, टोकन स्ट्राइक, सिंपैथेटिक स्ट्राइक, तो ये सब तरह की स्ट्राइक्स हैं। तो इसमें गो स्लो टैक्टिक्स भी अपनाते हैं, घिराव करते हैं, धरना देते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ये सारे इसके प्रकार हैं डिस्प्यूट के प्रेशर डालने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर कि वो उनके राइट्स और उनकी बातों को मान ले। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर हैं दे वर रिजोर्ट टू द लॉकआउट, डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट फॉर फोर्सिंग देम टू एग्री टू हिज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो इसमें जो नियोक्ता है वो अपनी सेवा की शर्तों से सहमत होने के लिए मजबूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर चटनी का सहारा लेता है या फिर तालाबंदी कर दी जाती है, लॉकआउट कर दिया जाता है। तो इसमें जो क्लोजर है वो एक्सट्रीम मेजर है, जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट जो होती है वो उसमें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्लोज डाउन हो जाती है। औद्योगिक इकाई को ही बंद कर दिया जाता है, किसमें, क्लोजर के अंदर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है। तो जो ये एक्ट है इसका मेन लीगल फ्रेमवर्क जो इंडिया के अंदर है दैट वाज कम थ्रू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। प्राइमरी इसमें जो दैट वाज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, विद द कंडीशंस ऑफ लेबर्स आर रिजॉल्व। तो जिसके बेसिस पर कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन या फिर एडजुडिकेशन किया जाता है। मध्यस्थता, सुलह या फिर अधिनिर्णय करने के लिए जो मेन लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर वो इसी एक्ट के थ्रू दिया गया है, बताया गया है। इसके जो मेन फीचर्स हैं पहले वो देखते हैं कि क्या मेन फीचर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है सेक्शन 2 क्लॉज के अंदर, धारा 2K के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंस जो अराइज होता है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में, या फिर वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में, तो इसके बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। साथ में इट मस्ट बी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे डिस्प्यूट जो है किससे कनेक्टेड होना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से, या फिर गैर रोजगार, रोजगार की शर्तों या श्रम की शर्तों के साथ इनका जुड़ा होना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो ये कौन सा सेक्शन दिया है, सेक्शन 2J क्लोज के अंदर। तो इसमें बताया गया देयर इज अ ग्रेट कंफ्यूजन रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ टर्म इंडस्ट्री के बारे में जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, बिकॉज एक्ट ने बताया है कि इट इज इन द वेग टर्म कि जो बिजनेस, ट्रेड है एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, एवोकेशन या फिर वर्कमैन। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के अंदर ट्रिपल टेस्ट के बारे में बताया था टू एसर्टेन द इंडस्ट्री टर्म। तो इंडस्ट्री टर्म को अच्छे से डिफाइन नहीं किया है इस सेक्शन के अंदर एक्ट के। तो ये अभी इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में जो वर्डिक्ट आया था ट्रिपल टेस्ट टू एसर्टेन द इंडस्ट्री, तो वो देखते हैं क्या है, इसमें सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इट मस्ट बी कैरिड ऑन विद द कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, नियोक्ता और उनके जो कामगार हैं उनके सहयोग से किया जाना चाहिए। थर्ड वन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज विद द व्यू टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो मानवीय जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की दृष्टि से वस्तुओं या फिर सेवाओं का उत्पादन करना जरूरी है। तो डिस्पाइट द डाउट्स एक्सप्रेस्ड इन द लेटर जजमेंट, तो ये जो ट्रिपल टेस्ट है इट इज स्टिल वैलिड एज अ बाइंडिंग लॉ। तो यही जो ट्रिपल टेस्ट है फॉर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसको ही बाइंडिंग बनाया जा गया एज पर द कानून, जो बाध्यकारी कानून के रूप में इसे मान्य माना गया। डेफिनेशन है वो है वर्कमैन की, सेक्शन 2 सब क्लॉज एस में। तो कर्मकार धारा 2S के अंदर कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग कोई अप्रेंटिस एम्प्लॉयड किया गया है जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर टू डू द वर्क, तो उसको क्या बोला जाएगा, कर्मकार या फिर वर्कमैन। नेक्स्ट, कोई भी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लर्कियल और या फिर सुपरवाइजरी वर्क इसके अंदर जिसके लिए उसको हायर किया गया और उसको सैलरी या रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वर्कमैन की डेफिनेशन में किराए या इनाम के लिए कोई भी मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी,
परिचालन या फिर लिपिका या पर्यवेक्षी कार्य इसमें आ जाएगा। इट इज आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ ID एक्ट। जो डिसमिस, डिस्चार्ज या फिर रिट्रेंच एम्प्लॉय है वो भी इसमें वर्कमैन बना जाता है। अब देखते हैं कि कौन से केसेस है जिसमें वर्कमैन इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस या फिर प्रिजन पर्सन जो एम्प्लॉय हो इन सब सर्विसेज में, तो मेनली वो मैनेजेरियल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी हो तो उनको वर्कमैन कंसिडर नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। सुपरवाइजर, मैनेजर ड्रॉइंग द वेजेस ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ। अगर कोई भी सुपरवाइजर या मैनेजर आप कितनी वेजेस हो जिसकी 10,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड कर रही हो, अगर उनका वेतन जो वो प्राप्त कर रहे हैं वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन के अंडर मेंशन नहीं किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। तो आज की लेक्चर की हम रिवीजन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आज हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध को पूरा डिटेल में विस्तार में पढ़ा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। जो लेबर मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। तो इसके अंदर मेनली हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर टीड और मेटकाफ के जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा है। आफ्टर दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में क्या कहा था वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके मेन कॉम्पोनेंट जिसमें एम्प्लॉयर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वर्कर, गवर्नमेंट आ जाती है, वो सब हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने उद्देश्य पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसके। देन आफ्टर दैट हमने फैक्टर्स क्या क्या इसके ऊपर प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, वो सारे फैक्टर्स हमने पढ़े। फैक्टर्स पढ़ने के बाद हमने LPG का क्या इफेक्ट रहा, जो पॉलिसी आई थी इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, उसके बाद क्या इफेक्ट रहा इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर वो पढ़ा। आफ्टर दैट हमने इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, जिसमें यूनिटरी अप्रोच के बारे में पढ़ा, प्लूरलिस्ट अप्रोच जो होती है, बहुलवादी अप्रोच, और साथ में एकात्मक अप्रोच के बारे में पढ़ा। मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को देखा हमने। फिर जो जॉन डनलप का अप्रोच था, सिस्टम अप्रोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने देखा। जॉन डनलप के अप्रोच के बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होती है, मानवीय संबंध दृष्टिकोण देखे। फिर हमने सोशियोलॉजिकल अप्रोच पढ़ा, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। देन हमने सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ी जो वेबेरियन सोशियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी। देन हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े, इन्वायरमेंट, पार्टी, प्रोसेसेस एंड द रूल्स। उसके बाद इनको हमने डिटेल में देखा। देन आफ्टर दैट हमने गांधीयन अप्रोच पढ़ी जो ट्रस्टीशिप के ऊपर बेस्ड है, जिसमें नॉन वायलेंस, ट्रूथ और नॉन पोजेशन को सजेस्ट करता है रेजोल्यूशन के लिए। देन हमने गवर्नमेंट को मेन एक्टर की तरह जो रोल है गवर्नमेंट का वो पढ़ा हार्मोनाइजेशन के लिए। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और उसके रेजोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि औद्योगिक विवाद क्या है, उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। समाधान करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के पहले टाइप्स देखे। डिस्प्यूट कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, वो टाइप्स देखे हमने। राइट बेस्ड होता है और एक इंटरेस्ट बेस्ड होता है। देन उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ा, इसके मेन फीचर्स देखे, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2 के रिलेटेड डेफिनेशन देखी। फिर हमने इंडस्ट्री की सेक्शन 2J के बारे में डेफिनेशन देखी। देन आफ्टर दैट हमने वर्कमैन सेक्शन 2S एंड देन हमने इसका पूरा डिटेल में देखा कि इसके लिए वर्कमैन की क्या डेफिनेशन है और वर्कमैन के अंडर क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये सारा आज के लेक्चर है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस क्लास में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड टू गेट कंप्लीट कोर्स स्टडी मटेरियल विद सुपर टेस्ट सीरीज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, वही ग्रुप में आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड विद द UPSC, EPFO, APF एग्जाम के लिए। और साथ में हम 69th BPSC के लिए भी जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।